देख रहे न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पहली विदेश यात्रा पर ज़ेलेंस्की हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। तो यूक्रेन रूस के बीच लगातार तनाव की स्थिति जो है वो बरकरार है और ऐसे बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से व्हाइट हाउस में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, काफी खास मानी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन से व्हाइट हाउस में मिले हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और इन दोनों के बीच जब ये मुलाकात हुई है तो अहमियत इस मुलाकात को इसलिए दी जा रही है कि शायद जो अभी हालात बने हुए हैं रूस और यूक्रेन के बीच, तो शायद अमेरिका जो है किसी तरह का हस्तक्षेप करे या फिर ज़ेलेंस्की के साथ आकर के जो यूक्रेन इस वक्त जूझ रहा है और रूस में जो हालात हैं उन पर शायद उस युद्ध पर विराम जो है वो लग सके, क्योंकि तमाम देशों से कोशिश है रूस और यूक्रेन की कि कैसे भी करके कोई हस्तक्षेप करे और इस युद्ध पर विराम लग सके। हाल ही में 70 से ज्यादा मिसाइलें रूस ने यूक्रेन पर दागे हैं और ये बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि एक साथ इतने मिसाइलों से हमले के बाद पूरा यूक्रेन दहल गया था और फिर बिजली से लेकर पानी की संकट यूक्रेन में हो रही है। और ये मुलाकात कई मायनों में इसलिए भी खास है क्योंकि तमाम जो संकटें अभी यूक्रेन में हो रही हैं उसको लेकर बाइडेन और ज़ेलेंस्की के बीच में बातचीत हुई है। The flag of those who defend Ukraine, Europe, and the world at the cost of their lives. They asked me to bring this flag to you, to the US Congress, to members of the House of Representatives and Senators whose decisions can save millions of people. So let these decisions be taken. Let this flag stay with you, ladies and gentlemen. This flag is a symbol of our victory in this war. We stand, we fight, and we will win because we are united, Ukraine, America, and the entire free world. Free, independent, prosperous, and secure Ukraine is the vision. We both want this war to end. We both want it to end. And as I've said, it could end today if Putin had any dignity at all and did the right thing and just said, pulled out. But that's not going to happen. और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की, दोबारा से इजराइल के पीएम बनेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। गठबंधन सरकार बनाने में उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बताएं कि डेडलाइन खत्म होने से 20 मिनट पहले इस बात का ऐलान किया गया है। 38 दिन बाद नेतन्याहू विपक्ष को मनाने में कामयाब रहे। जल्द होगी शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा। तो गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहे नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से सत्ता पर राज करेंगे और जल्द होगा शपथ ग्रहण समारोह, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल, तो डेडलाइन जो दी गई थी वो खत्म होने वाली थी और महज 20 मिनट का वक्त जो था वो उसमें बचा था, लेकिन ठीक 20 मिनट पहले आपको बताने की ऐलान जो है वो कर दिया गया है कि दोबारा से बनेंगे पीएम और नेतन्याहू फिर से इजराइल के, और गठबंधन सरकार बनाने में उन्हें कामयाबी मिल गई है, क्योंकि मनाने का सिलसिला लगातार जारी था, मुलाकातों का, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी था, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन जो डेडलाइन दी गई थी उस डेडलाइन के मुताबिक 38 दिन बाद एक बार फिर से कामयाबी मिली है और अब जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह की तारीख जो है उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। तो गठबंधन सरकार बनाने में बड़ी कामयाबी मिली है और आपको बता दें कि दरअसल गठबंधन सरकार अब बनाने जा रहे हैं नेतन्याहू और एक बार फिर से वो कामयाब रहे हैं विपक्ष को मनाने में, क्योंकि विपक्ष को मनाने की तमाम कोशिशें जो थी, जब 38 दिन का वक्त गुजर गया तो लग रहा था कि शायद उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक डेडलाइन खत्म होने से 20 मिनट पहले खबर आती है कि वो विपक्ष को मनाने में कामयाब हो गए हैं और अब गठबंधन की सरकार जो है वो बनने जा रही है। 38 दिन बाद नेतन्याहू विपक्ष को मनाने में कामयाब रहे हैं। तो डेडलाइन खत्म होने से ठीक 20 मिनट पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया। अब देखना होगा कि शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा कब होती है।
बिल्कुल, तो बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के पीएम बन गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो भारत का दौरा वो कई बार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। इजराइल से कई समझौते भी भारत के हुए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है एक बार फिर से, क्योंकि सत्ता की चाबी मिल गई है बेंजामिन नेतन्याहू को, तो ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात है। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। संसद की कार्यवाही का आज 12वां दिन है। संसद में आज फिर हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि बुधवार को, यानी कि इससे पहले कल, कांग्रेस ने संसद परिसर में धरना प्रदर्शन दिया था। गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस सांसदों ने यह प्रदर्शन किया था और चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा की मांग जो है विपक्ष लगातार कर रहा है। सैनिकों में झड़प को लेकर संसद में हंगामा लगातार जारी है। तो संसद में शीतकालीन सत्र जारी है, जहां सदन की कार्यवाही का आज 12वां दिन है। आज फिर से हंगामे के आसार बने हुए हैं। तवांग सेक्टर में हुई सैनिकों की झड़प को लेकर विपक्ष सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष तवांग मसले को लेकर एकजुट है और लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। बुधवार को संसद में तवांग सेक्टर में चीन और भारत के बीच झड़प पर चर्चा की मांग करते हुए तमाम जो पार्टी सामने आए थे। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया था और धरने में सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम कांग्रेस सांसद मौजूद रहे। सांसद मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने सदन में चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है 12वां दिन है आज सत्र का, संसद के शीतकालीन सत्र का, और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज क्या कुछ होगा निदा संसद में। बिल्कुल, तो कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन किसने खास हो जाता है, क्योंकि आज 13वां दिन है। अब देखना होगा कि बुधवार को जिस तरीके से कांग्रेस ने संसद परिषद में धरना प्रदर्शन दिया था, आज कांग्रेस जो है वो कितनी मुखर होकर के सामने आती है, क्योंकि गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस सांसदों ने ये प्रदर्शन दिया और इसमें तमाम लोग जो थे वो कांग्रेस के शामिल थे। लेकिन आज जब, क्योंकि हम देखेंगे फिर से जब सदन चलेगा तो क्या एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या फिर कुछ अहम बातों पर भी चर्चा और विचार वहां पर किया जाएगा। तो जो चीन के साथ में सीमा पर विवाद हुआ है, जो झड़प हुई है, उस पर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि चर्चा हो। कल ही अमित शाह ने नशीली पदार्थ, नशीली दवाई, ड्रग्स, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की थी, लेकिन विपक्ष इस इंतजार में था कि वो चीन के मसले पर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं हुआ और आज जिस तरीके से देखा जाएगा फिर से एक बार मांग उठेगी चर्चा की। हालांकि कल गांधी प्रतिमा के पास भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। तमाम जो विपक्षी है वो एकजुट नजर आया था इस चर्चा को लेकर। सैनिकों में झड़प को लेकर संसद में हंगामा लगातार जारी है और आज 12वां दिन है। कहा जा रहा है निदा कि आज भी हंगामा रहेगा और सवाल यही है कि आखिर इस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, आखिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। और जब चर्चा जैसे हालात भी बनते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हंगामेदार सत्र हो जाता है। दरअसल जब जवाब की बात आई थी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो खुद आए थे, उन्होंने आकर के जवाब दिया था, लेकिन जो जवाब रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया था उससे जो विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं है। वो ये कहता है कि हम चर्चा चाहते पूरे मामले पे, और जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये है कि 9 दिसंबर को ये सब कुछ हुआ, इतने दिन तक छुपाई क्यों गई इतनी बड़ी घटना, और क्या ऐसा है जिसे सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, क्यों इस पर चर्चा से सरकार जो है वो भाग रही है। तो अब देखना होगा कि आज जब फिर से संसद सुचारू रूप से चल पाता है या नहीं चल पाता, या फिर आज का दिन भी सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों को। आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की दस्तक जो है वो आ चुकी है, क्योंकि गुजरात और ओडिशा में 2-2 केस मिल चुके हैं। तो चीन में BF7 ने कोहराम मचाया हुआ है। जापान, ब्राजील, अमेरिका में लगातार केस बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। और केंद्र सरकार ने सतर्क रहने के निर्देश दे दिए। हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो गई है। देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के 4 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी को देखते हुए हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है और कोरोना के वेरिएंट के कारण ही चीन में कोविड के मामलों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। जापान, ब्राजील, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना के केसों में एक साथ उछाल देखा जा रहा है। गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने अक्टूबर में भारत में BF7 के पहले मामले का पता लगाया था। और अभी तक की जो जानकारी मिली है, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि गुजरात में 2 और ओडिशा में भी 2 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कोविड समीक्षा बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि अभी तक कोविड मामलों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा स्थिति पर नजर रखने के लिए लगातार निगरानी की आवश्यकता है। तो जरूरत है सतर्कता की, सावधानी की, क्योंकि नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। गुजरात और ओडिशा में 2-2 केस मिले हैं और अभी इसको कहा जा रहा है कि
ये बढ़ भी सकते हैं, तेजी से बढ़ सकते हैं, इसीलिए सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर सावधानी बढ़ा दी गई है और यहाँ पर जितने भी यात्री विदेश से आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की भी बात की जा रही है। कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे कि अगर कुछ भी कोई कर रहा है, कोई भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है तो उसमें कोविड के नियमों का पालन जरूर करें लोग, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा, यानी कि कोरोना की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा चीन में मामले सामने आ रहे हैं, अब इसका असर भारत पर भी नजर आ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की दस्तक, गुजरात और ओडिशा में 2-2 केस मिले हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के बाद से ही सावधानी बरतने की बात की जा रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। सैनिटाइजर और मास्क लगाना अनिवार्य है। सैनिटाइजर और मास्क ही एकमात्र विकल्प है। तो जापान, ब्राजील, अमेरिका से पहले ये खबर सामने आती है कि केस में इजाफा हो रहा है, केस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आपको हम बता दें कि भारत में भी एंट्री जो है वो हो चुकी है और लिहाजा हवाई अड्डों पर रैंडम सैंपलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार जो है वो लगातार सतर्क रहने के निर्देश जो है वो दे रही है। राज्यों को भी बाकायदा सतर्क रहने के निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कोई नई गाइडलाइन कब तक आती है, क्योंकि देखिए गुजरात और ओडिशा में 2-2 केस जो है वो मिल चुके हैं। तो देश में कोरोना के नए वेरिएंट B7 की दस्तक आ चुकी है। केंद्र सरकार ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अंशिका, बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है इस पर। हालांकि आपको बता दें कि चीन में BF7 ने कोहराम मचा दिया है। चीन में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं कंपैरेटिवली अन्य देशों की अगर हम बात करें। ब्राजील में भी यही हालात है कोरोना को लेकर, अमेरिका में भी यही हालात है, लेकिन चीन में हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है। जापान की अगर हम बात करें तो जापान में भी 1 लाख से ज्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और BF7 जो नया वेरिएंट सामने आया है ये बहुत जल्दी से फैलता है, ये भी जानकारी मिल रही है। और इसलिए निदा कहा जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट आए या फिर ना आए, बस सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अभी इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि ये जो नया वेरिएंट है BF7 ये कितना खतरनाक है। क्या ये उन लोगों को निशाना बनाएगा जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, टीकाकरण नहीं कराया, या फिर जो लोगों ने डबल डोज ले ली है उन पर कम असर करेगा। अभी इस नए वेरिएंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लिहाजा सतर्कता बरतनी है आपको। और यही वजह है कि अब भारत में भी, क्योंकि अभी तक भारत में मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन जिस तरीके से अब मामलों ने दस्तक दे दी है, एंट्री हो चुकी है कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने, तो उसके बाद से आपको बता दें कि गुजरात और ओडिशा में जब से 2-2 केस मिले हैं तो फिर हंगामा जो है वो भारत में भी हो रहा है। और आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि आप लोग सतर्क रहिए, क्योंकि आपको हम बता दें कि एहतियाती कदम अगर आप खुद से भी नहीं उठाएंगे तो इसके जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, आपकी और हमारी भी है कि हम जो जरूरी दिशा निर्देश हैं, जैसे कि हमने पहले लहर में फॉलो किया, हमने दूसरी लहर में फॉलो किया, तो हमें वो सब एहतियाती कदम अभी भी बरत रहे हैं। यानी मास्क आपको लगाना है, 2 गज की दूरी का आपको ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ख्याल रखना है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, दरअसल देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 की एंट्री हो चुकी है और अब इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। सीएम केजरीवाल ने यह आपात बैठक बुलाई है। अंशिका, कोरोना से निपटने की तैयारी की समीक्षा करेंगे अरविंद केजरीवाल। देश में BF17 के 4 केस मिल गए हैं। चीन में नए वेरिएंट ने कहर मचा दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग भी इसको लेकर बुलाई है। इस बैठक में केजरीवाल कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के जिस सब वेरिएंट यानी BF.7 ने इस समय कहर बरपा रखा है, उसके 4 मामले भारत में भी मिल चुके हैं और इसके बाद दिल्ली सरकार भी सतर्क हो गई है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने भारत सहित दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट BF7 ने कहर बरपा रखा है। जानकारी के मुताबिक 4 BF7 वेरिएंट के केस देश में मिले हैं। गुजरात और उड़ीसा में इन केसों की पुष्टि हुई है। तो गुजरात और उड़ीसा में इन केसों की पुष्टि हुई है और 4 केसेस अब तक मिल चुके हैं। 2 केस गुजरात में, 2 केस उड़ीसा में। BF7 जो नया वेरिएंट है वो अब दस्तक दे चुका है। तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की एंट्री से
अभी लोगों को कहा जा रहा है कि सावधानी बरतें ताकि ज्यादा दिक्कतें आगे ना हो। तो चीन में नए वेरिएंट ने कहर मचा दिया है। BF7 की एंट्री हो गई है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 की एंट्री हुई है। भारत में भी 2 राज्यों से निदा, उड़ीसा और गुजरात में मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, और अब दिल्ली सरकार जो है वो भी सतर्क हो गई है। लिहाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक जो है वो बुलाई है। अब देखना होगा कि इसके बाद कुछ गाइडलाइंस वो जारी करेंगे या फिर किस तरीके से सतर्क रहने के निर्देश दिल्ली वासियों को वो देते हैं, क्योंकि कोरोना के चलते अब सरकार जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लिहाजा क्योंकि देश में अब हमारे भारत में भी BF7 की एंट्री हो चुकी है। 4 मामलों की अभी तक यहाँ पर पुष्टि हुई है। तो चीन में नए वेरिएंट ने भारत में भी अब दस्तक दे दी है। यहाँ पर तो देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 की जिस तरीके से एंट्री हुई है, केंद्र सरकार तो सतर्क है ही, अब राज्य सरकारें भी सतर्क हो रही हैं। लिहाजा दिल्ली जो है वो भी सतर्क हो गई है और दिल्ली सरकार में अब सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो अब भी आपके पास समय है, वैक्सीनेट करिए खुद को और इस नए वेरिएंट से खुद को बचा कर रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सावधानी, दवाइयाँ और साथ ही जिस तरीके से हम पहले लहर में, दूसरे लहर में भी सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते थे, इन्हीं चीज़ों को एक बार फिर से ध्यान में रखना है। और अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई होगी। विदेश यात्रा की याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको बताएं कि 23 दिसंबर से बहरीन यात्रा की उन्होंने अनुमति मांगी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है जैकलिन और 200 करोड़ रुपए के धन शोधन का ये पूरा मामला है। तो आज दिल्ली की एक अदालत में अभिनेत्री जैकलिन की विदेश यात्रा के लिए अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। और वहीं विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने ईडी को नोटिस भी जारी किया है और अभिनेत्री की अर्जी पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जैकलिन ने अर्जी में 23 दिसंबर से बहरीन की यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। जैकलिन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जांच के संबंध में कई बार बुलाया भी है पूछताछ के लिए। ये मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जहां पूरक आरोप पत्र में पहली बार जैकलिन को आरोपी बनाया गया था, लेकिन 15 नवंबर को कोर्ट ने जैकलिन को नियमित जमानत दे दी थी। विदेश यात्रा की याचिका पर सुनवाई आज होनी है। देखना है कि जैकलिन को राहत मिलती है या नहीं मिलती, या फिर उन्हें इजाजत जो वो विदेश जाने की मांग रही है वो परमिशन मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तो आपको हम बता दें कि जैकलिन ने बहरीन यात्रा की अनुमति मांगी है और दिल्ली की एक अदालत में आज सुनवाई होगी। विदेश यात्रा की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। तो आपको हम बताएं कि ईडी ने कई बार पूछताछ के लिए इससे पहले भी बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं जैकलिन और साथ ही साथ विदेश यात्रा की याचिका पर आज उनकी सुनवाई होने जा रही है। देखना होगा कि उन्हें राहत मिलती है, परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। तो दिल्ली की एक अदालत में आज ये अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जैकलिन 200 करोड़ रुपए के धन शोधन का ये पूरा मामला है। तो 23 दिसंबर से वो बहरीन यात्रा पर जाना चाहते हैं, लिहाजा उसकी अनुमति उन्होंने मांगी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें जैकलिन जो है वो आरोपी है और कई बार इससे पहले भी उनसे पूछताछ जो है वो हो चुकी है। तो 15 नवंबर को जैकलिन को नियमित जमानत मिली थी। पूरक आरोप पत्र में पहली बार वो आरोपी बनी है और ईडी ने कई बार उन्हें इससे पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया है। तो सुकेश चंद्रशेखर की अगर हम बात करें तो सुकेश चंद्रशेखर का जितना भी मामला सामने आया पैसों को लेकर जो उन्होंने धांधली की, उसमें जैकलिन फर्नांडिस का भी नाम था, जिसमें बार बार उनको पेश होने के लिए बुलाया गया था।